नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपट टीवी। पिछले 2-3 दिनों से जो कवायद चल रही थी कि किसी भी तरीके से ये तलाशा जाए या ये ढूंढा जाए कि वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग की क्या पोजीशन है या काशी विश्वनाथ की क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो बात ये मैं कहूँगा कि अगर शिवलिंग और किसी भी काशी विश्वनाथ की स्थिति में अगर जानकारी कोई नई मिल रही है तो इसका मतलब आप पिछले सैकड़ों वर्षों से काशी विश्वनाथ के रेप्लिका या पुनर्स्थापित मंदिर में आप पूजा कर रहे थे, वास्तविक काशी विश्वनाथ में आप पूजा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब तक आपने मन्नतें मांगी वो एक तरीके से रेप्लिका के तौर पर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थापित था वहाँ पे आप पूजा करते थे। वास्तविक काशी विश्वनाथ से आपका दूर दूर तक का संबंध नहीं बनता था पिछले 500 सालों से। यानी बाबरी मस्जिद और इन सब के गिरने ढाए जाने की कहानी की अगर कथा की बात की जाए तब से, यानी 1707 से पहले की बात है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बात पर, इस विषय पर कि जो वजू करने वाला तालाब था उसके भीतर से एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग की लंबाई है 12 फीट और 8 इंच का उसका व्यास है। 8 इंच व्यास बोले तो सिर्फ हथेली जितना, एक हथेली जितनी व्यास की स्थिति में। और शिवलिंग अगर वो रेडियस होता, अर्ध व्यास होता तो 8 दूना 16 इंच होता, तो थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा होती। लेकिन ये पतला और लंबा 12 फीट, 12 फीट का मतलब 6 फीट के आदमी से अगर तुलना करें तो 12 फीट लंबा एक अच्छी खासी लंबाई हो गई। ये कुछ कुछ खंभे जैसा दिख रहा है। जो नाप दिया गया है उस नाप के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि वो कुछ खंभे जैसा दिख रहा होगा। यानी वो शिवलिंग के सामान्य जो अनुपातिक हमें मिलते हैं, तमाम जगहों की शिवलिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे फिर जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी बात करें हम, तो सब जगह शिवलिंग की स्थिति करीबन ऐसी होती है कि 2 फीट जैसा, 2 फीट 2.5 फीट ऐसा कुछ ऊंचाई होती है। और जो मोटाई होती है वो ठीक ठाक होती है, वो 8 इंच जैसे व्यास की नहीं होती है, और ज़्यादा होती है। वो आप काशी विश्वनाथ में भी देख सकते हैं, उज्जैन में भी देख सकते हैं, महाकालेश्वर में भी देख सकते हैं, श्री सैलम में देख सकते हैं। इन सब जगहों पर जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ में देख सकते हैं, इन सब की मोटाई काफ़ी होती है। तो ये करीब करीब खंबे जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर, जहाँ पर वजू करने वाले गड्ढे में से शिवलिंग पाया गया है। इसका मतलब ये बता रहा है कि कहानी जिस समय शुरू हुई होगी या तोड़फोड़ जिस समय शुरू हुई होगी, उस समय वो सारा का सारा मलबा, वो शिवलिंग हो चाहे किसी भी तरीके की चीज़ हो, वो सारा का सारा मलबा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बीच में डिक्लाइन हो रहा था कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर सारा का सारा मलबा उस वजू करने वाले तालाब में डाला गया। निश्चित तौर पे जब बाबरी मस्जिद बनी होगी तो तालाब वो बना होगा। तालाब इसीलिए बाबरी मस्जिद नहीं, सॉरी, ज्ञानवापी मस्जिद जब वहाँ बनी होगी तो निश्चित तौर पे वहाँ पर एक तालाब बनाया गया होगा जिसमें वजू करने के लिए व्यवस्था की गई होगी, पानी का एक संग्रह किया गया होगा। क्योंकि ये सारे मस्जिदों में होता है, पानी संग्रह का होता है, नल लगे होते हैं, छोटे छोटे टब रखे होते हैं, छोटे छोटे लोटे रखे होते हैं, प्लास्टिक के हों चाहे वो आपके एल्युमिनियम के हों, और उनसे आपका वजू किया जाना होता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वहाँ पर वजू करने के लिए वो व्यवस्था की गई होगी, और उसमें ये शिवलिंग भीतर दबा दिया गया। अब इसमें 2 बातें उभरती हैं। पहला तो ये कि क्या शिवलिंग को उसमें जानबूझकर दबाया गया? जो शिवलिंग उसमें भीतर डाला गया उसके ऊपर आप कुल्ला कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, पाँव धुल रहे हैं, यानी आप एक तरीके से वो गंदा कर रहे हैं। तो क्या किसी धर्म विशेष को अपमानित करने की व्यवस्था की गई? इतने सोचे समझे तरीके से ये काम किया गया? अगर ये किया गया तो निश्चित तौर पे ये घृणित है, और नहीं किया गया तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बनने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कि जो लोगों को छुएंगी, दिल के भीतर से छुएंगी। हम सब के घर में राम, शिव, श्री कृष्ण, रामलला, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा होती है। हम सब आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तुंगनाथ गया था। बहुत सारे लोगों ने जो चढ़ाई शुरू की थी उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वो चढ़ाई पूरी कर नहीं पा रहे थे। नीचे से प्रणाम करें विश्वास के साथ कि प्रभु हम आपको उज्जैन में मिल लिए, हम आपको काशी विश्वनाथ में मिल लिए, जहाँ आसानी से आप जा सकते हैं, उन जगहों पे हम आपके दर्शन कर लिए हैं। तो बाबा आप भी तो यहीं हैं, कोई इशू नहीं है अगर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो। ऐसी परिस्थितियों से लोग क्षमा याचना करते हुए वापस आते हैं। हम धर्मभीरू हैं, हम सभी लोग धार्मिक
मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो आप देवघर की बात करें, चाहे गंगा सागर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, कितने भी धार्मिक स्थानों की बात करें, लेकिन ये व्यवस्था दिमाग में रहती है कि ईश्वर हमसे खफा न होने पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आक्रांता थे वो ईश्वर से बेखौफ थे। उनका ईश्वर ये पाठ पढ़ा रहा था कि दूसरे का ईश्वर दूसरे का ईश्वर दूसरे का ईश्वर है, तुम्हारा जो भगवान है, जो खुदा है, वो अलग है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 5 दिनों में जो खोजबीन चल रही थी, 52 लोग जो भीतर गए, उन्होंने जो दृश्यावली वहाँ अंकित की, जितनी वीडियोग्राफी की, वो पब्लिक डोमेन में आ रही है कि नहीं आ रही है, लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या घुमा फिरा के उन तथ्यों को दिया जाएगा जिन तथ्यों को वो मानते हैं और वो समझते हैं कि नहीं वहाँ ये मिल गया है। 2 बातें लगातार सामने आ रही हैं। एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर ये चीज़ें मिल गई हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है न जाने कैसे मिल गई है और क्या है मुझे पता नहीं। पक्षकार दोनों ओर के गए हुए हैं भीतर। तो सच एक बोल रहा है और दूसरा सच नहीं बोल रहा है, यही बात हो सकती है। इसका मतलब है कि इन बातों की जांच परख होनी चाहिए। एएसआई क्या कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज तक उस वजू वाले स्थान पर क्यों नहीं ये जान पाया कि वास्तव में वहां पर कुछ। एएसआई का काम क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए, कालीबंगा, हड़प्पा, जितने भी साइट्स हैं, लोथल, कहीं भी आप चले जाइए, राखीगढ़ी, कहीं भी चले जाइए, आपको एएसआई का काम ही यही है कि वहाँ पर खुदाई करना और जानकारी इकट्ठा करना कि वहाँ पर पुरातन स्थिति में या प्राचीन स्थिति में क्या था और हमें क्या मिलता है। अभी हाल में राखीगढ़ी में हम लोग को जो मिला है, आप ये सोचिए कि वहाँ पर सोने का हार मिला है। मुझे आश्चर्यचकित इसलिए कर रहा था वो घटना, कर रही थी घटना, क्योंकि सोने के जो आभूषण हैं वो हड़प्पा कालीन परिस्थितियों में नहीं मिलते। तांबा मिलता है, कांसा मिलता है, सोना नहीं मिलता। इन सब बातों में छोटी छोटी बातों को अगर आप गौर फरमाइएगा या हिस्ट्री पढ़िएगा, इतिहास के पन्नों में तलाशिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सभ्यता का विकास कोई 1-2 दिन का विकास तो होता नहीं। 6000 वर्षों से ये भारत देश का निर्माण हो रहा है, जबकि मनुष्य 25,000 साल पहले से भी मौजूद है। एक अनुमान के तहत कई कई जगहों पर सभ्यताओं के विकास के तहत हम देखते हैं कि 7-7 वर्षों पुराने शहर मिलते हैं या कंकाल होते हैं। वहाँ पर जहाँ मिलते हैं वहाँ मनुष्य मिलते हैं। बनारस में भी ऐसी साइट है जहाँ पर 7000 साल पुराने व्यवस्था की अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर एक शहर था। नदी घाटी सभ्यताएं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि जितनी भी नदी घाटी हैं उन सब जगहों पर मनुष्य रहता था। क्यों रहता था? उसका एक बेसिक कारण है। बेसिक कारण ये है कि नदियों के किनारे जो जलोढ़ इकट्ठा होता है उसमें कोई भी चीज़ आसानी से उग जाती है, बहुत उर्वर होती है वो ज़मीन, इसलिए वहाँ पर कोई भी चीज़ आसानी से उग जाती है और इसलिए वहाँ पे पब्लिक या मानववास हो जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि रेगिस्तानी इलाकों के लोग किस व्यवहार को ज़्यादा अपनाते थे, वो था नोमैडिक कल्चर। नोमैडिक कल्चर का मतलब यायावर, वो एक जगह पर है फिर दूसरी जगह पर है, क्योंकि भोजन पानी की व्यवस्था उन जगहों पर इतनी भरपूर मात्रा में या इतना प्रचुर नहीं होता कि वहाँ 1000, 10,000, 50,000 लोग इकट्ठा होकर के रह सके, खा सके। तो उनका शिकार करना पहली आदत। दूसरी आदत नोमैडिक कल्चर कि वो यायावर की तरह से जीवन जीते थे, जहाँ पानी मिला वहाँ ठहर गए, जहाँ भोजन मिला वहाँ रुक गए, इस तरीके से विचरण करते रहते थे। तो ये मिडिल ईस्ट की ज़्यादा व्यवस्था है। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी ठीक इसी तरह जितनी भी नदी घाटी व्यवस्थाएं हैं, अगर उनकी कहानियों में आप स्थितियों में जाएंगे तो दजला फारात है, या फिर आप अमेजन नदी के किनारे जाइए, या फिर मिसिसिपी मिसौरी जाइए, गंगा जाइए, वोल्गा जाइए, नील नदी के किनारे जाइए, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करिए। ये तमाम सभ्यताएं ऐसी हैं जो इतिहास में दर्ज हैं और खुदाई के दौरान इनके पाए हुए साक्ष्यों के आधार पर ये कह पाते हैं कि ये कितने साल पुरानी व्यवस्था थी। ऐसी ही परिस्थितियों से मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर अगर कोई शिवलिंग मिला है और वो भी वजू करने वाले तालाब के भीतर मिला है, तो उसके भीतर का सारा मलबा निकाला जाना चाहिए। और कार्बन डेटिंग होती है, बहुत सिंपल सी साइंस है, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस उसमें नहीं लगने वाला है, क्योंकि कार्बन डेटिंग में अब हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। ये बता चुके हैं कि कैसे पत्थरों के बारे में छोड़िए, आपकी हड्डियों के उम्र के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी हड्डी कितनी उम्र की है। अगर आप अपनी उम्र छुपाना चाहें तो वो भी आप नहीं छुपा सकते हैं। ये परिस्थितियाँ हो चुकी हैं, कार्बन डेटिंग ऐसी जा चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पत्थर की कार्बन डेटिंग के साथ ये पता किया जा सकता है कि वो कितना साल पुराना और कहाँ पर वो था। तो ऐसी परिस्थितियों के साथ हम जानकारी उनकी ले सकते हैं।
तो बजाय इस पर कोई विवाद खड़ा करने के, उसकी सही सही जानकारी, शर्त यही है कि सच सच की जानकारी होनी चाहिए। लंबाई और व्यास, इसके आधार पे मुझे नहीं लगता कि वो शिवलिंग है। हो सकता है कि उसको शिवलिंग का रूप दिया जा रहा हो, शिवलिंग उसको माना जा रहा हो, लेकिन 12 फीट लंबा शिवलिंग आपने इससे पहले कहाँ देखा है? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा। ऐसी बहुत सारी दुर्भावनाओं के साथ फेसबुक पर, वॉल पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती नजर आएंगी, व्हाट्सएप पे बहुत सारी खबरें मिलती नजर आएंगी। थोड़ा उनसे बचिएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सामंजस्यता वैमनस्यता का रूप न ले ले। कहीं ऐसी स्थितियां ना पैदा हो जाएं कि हिंदू मुस्लिम विवाद इतना बढ़ जाए कि जो मुख्य मुद्दे इस समय चल रहे हैं देश में, नौकरी के, रोजगार के, महंगाई के, गिरते रुपए के, आर्थिक व्यवस्था की ऋण टूटने के, एक में उस सिंघली के रूप में स्थापित करने की कोशिश श्रीलंका को कहां से कहां लेके चली गई। एक में इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के बाद अपने आप को इस्लामीकरण में ले जाने की स्थिति में पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। अफगानिस्तान आपके सामने ताज़ा उदाहरण है, और इस समय यूक्रेन और रशिया का जो समस्या चल रही है उस समस्या से आप एकदम वाकिफ़ हैं, इसमें कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे आपके लिए कि हम विकास के किन मानदंडों को सही मायने में मानते हैं और किन पर हमें चलना है। क्योंकि आने वाले समय में, आगे वाले 50 साल 100 साल जब हम आप नहीं भी रहेंगे, तब भी देश तो रहेगा। देश में ऐसी स्थितियों से हम कैसे निपटें और किस दिशा में हमारा देश बढ़ना चाहिए, ये बेहद बेहद ज़रूरी है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत सेंटिमेंटल ये इस समय घटनाक्रम चल रहा है देश में, क्योंकि एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद चल रहा है तो एक तरफ श्री कृष्ण के जन्म स्थान की बात चल रही है, वहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का तो जो होना था वो हो चुका है। अब जो ताजमहल और आपके कुतुब मीनार को लेकर के समस्याएं चल रही हैं वो अलग मुद्दे हैं। ताजमहल, तेजो महल के विषय में भी थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। आप अगर नज़र उठा के देखें तो यमुना के किनारे शिवलिंग की स्थापना और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना नहीं होती है नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, यमुना के किनारे किनारे तलाश लीजिए, आपको नहीं मिलेगा ज्योतिर्लिंग। गंगा के किनारे हैं, गंगा से रिलेटेड जितनी नदियां हैं उनमें हैं। आप नदियों के नाम गिनेंगे तो भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, ये तमाम जो गंगा से रिलेटेड नदियां हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नर्मदा है, ताप्ती है। गंगा से रिलेटेड का मतलब आप समझिएगा, इसके भी धर्म के विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि गंगा से संबंधित नदियों का संबंध क्या है। गंगा और यमुना दो अलग नदियां हैं, इन दोनों अलग नदियों के अलग अलग वजूद हैं। यम की सिस्टर यमी और वहां से यमुना। तो इन कहानियों को भी आपको समझना होगा, इन चीज़ों को भी आप, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जहाँ पर मैं आपको बहुत लंबा समझाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समय समय पर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। फिर भी आप इसको समझिएगा कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना या शंकर की जितनी भी स्थापित आपके ज्योतिर्लिंग हैं वो यमुना के किनारे नहीं है। तो यमुना के किनारे तेजो महालय कहाँ से आया, और जो राजा उस सिक्कड़ से लटका हुआ एक कलश हटा सकता है, क्या वो सिक्कड़ नहीं हटा सकता है? आप ये सोचिए, इसको समझना होगा। फिर स्थापत्य कला के विषय में जाना पड़ेगा कि ईरानियन स्थापत्य कला क्या है, अरेबियन क्या है, फारसी क्या है, इन सब की स्थापत्य कला क्या है, किसमें ज्यामितीय का ज़्यादा यूज़ होता है, किसमें फूल और पत्तियों का ज़्यादा यूज़ होता है, किसमें जानवर यूज़ किए जाते हैं, किसमें पशु पक्षी यूज़ किए जाते हैं। ये सब के बारे में आपको जानना होगा। और हमेशा ये मैं मानता हूं कि जब दो सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, मेल खाती हैं, तो उनके आपस में जो घर्षण से पैदा होकर के कोई चीज़ नहीं बनती है, उसमें ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। आप खुद भी देखिए ना, माता पिता से बच्चे जो जन्मते हैं वो सिर्फ पिता का स्वरूप ले लें या सिर्फ माता का स्वरूप ले लें, ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही सभ्यताओं का सम्मेलन होता है। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि संकर हमेशा आपको बेहतर की तरफ ले जाता है। संकर का मतलब शंकर नहीं, संकरण, दो अलग अलग चीज़ों का संकरण। जब भी आप उत्पादन के विषय में बात करते हैं तो आप हमेशा संकर के विषय में बात करते हैं। आप ये देखते हैं कि जो गेहूं या जो चावल प्राचीन समय में होता था, उसके बहुत सारे इन्वेंटेड रूप आज की डेट में RR पूसा है,
RR21 है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं गेहूं और चावल के, या बासमती है। बासमती भी आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक जगह की स्थापित स्थिति में पैदा हुआ बासमती चावल है? कश्मीरी बासमती अलग है, यहाँ के जो तराई बेल्ट की बासमती है वो अलग है, जम्मू की बासमती अलग है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो बासमती है वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इनमें क्या होता है कि मिश्रण होता है। और इसी तरह संकर गायों का उत्पादन हुआ जिनकी वजह से दूध का उत्पादन बढ़ा। इसी तरीके से खेती और किसानी में भी बहुत सारे ऐसे उत्पादन हुए। अभी मैंने कुछ दिन पहले सेबों की उत्पादकता देखी थी कि 2-3 अलग अलग वैरायटीज़ को मिला करके एक वैरायटी उत्पादित की गई थी, जिससे मात्रा भी बढ़ी और क्वालिटी भी डेवलप हुई। तो क्वालिटी जब भी अच्छी होती है तो दो अलग अलग विचारधारा, शैली, सभ्यता, उत्पादन, इन सब से रिलेटेड आप समझिए बात को कि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके जब तीसरा कोई उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो विकास का तो पहला प्रतिमान ही यही है कि आप विकसित ही तभी होते हैं कि जब दो अलग अलग चीज़ों को, आप वैसे भी घूमिए तब पता चलेगा आपको, जितना भ्रमण करेंगे उतनी जानकारी आपके पास आएगी। जितनी जगहों पे जाएंगे, एक जगह पे बैठे बैठे आप कुछ नहीं पा पाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि सभ्यताओं का विकास सतत प्रक्रिया का विषय है। लगातार कई सारे आक्रांता आते हैं। अगर सिर्फ आक्रमण की बात की जाए तो क्या सिर्फ मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने आक्रमण किया? शुंग हुए, कुषाण हुए, हुण हुए, इनका क्या? पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने बौद्धों को एकदम नेस्त नाबूद कर दिया, अशोका महान जिन्होंने कलिंगा को नेस्त नाबूद कर दिया, समुद्रगुप्त जिन्होंने दक्षिण भारत तक अपना अभियान चलाया, भारत के पहले सिकंदर कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपकी जानकारी के विषय में होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि साम्राज्यवाद क्या था और आज की डेट में साम्राज्यवाद की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज की डेट में आपके पास समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं, जिसमें रोजगार है, आर्थिक व्यवस्था है, आपकी सर्विसेज हैं, इनकम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। महंगाई तो चरम छू रही है, वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे नींबू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे खाने की सब्जी हो, कोई भी खाना हो, भोजन हो, उसको आपको खरीदना होगा। तो आप देखिए किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। तो मुद्दा तो वहाँ है, यहाँ भटकाने की दिशा काम कर रही है। आपको लगातार उस दिशा में मोड़ा जा रहा है कि आप सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में घिरे रहें और 25 करोड़ वर्सेस 85 करोड़ लड़ते रहें। ऐसी तमाम बातों के लिए आप देखते रहिए राजपट टीवी।